गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, घर में अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। क्लास 7 साइंस सब्जेक्ट में हम चैप्टर 6 पढ़ रहे थे बच्चों, सजीव जगत में संगठन। बच्चों हमने चैप्टर 6 सजीव जगत में संगठन में हमने पिछले वीडियो में देखा था कि सजीवों में जो जैविक क्रियाएं होती हैं जैसे पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, तो इन सभी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए हमारे शरीर में कई तंत्र बने होते हैं, जैसे श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन तंत्र और प्रजनन तंत्र। तो ये जो सभी तंत्र होते हैं कई अंगों से मिलकर बने होते हैं और इनका कार्य, यहाँ पर जो तंत्र के कार्य होते हैं हम जानते हैं कि जो श्वसन तंत्र का कार्य होता है श्वसन करना, है ना। इसी प्रकार से पाचन तंत्र का कार्य क्या होता है, भोज्य पदार्थों का पाचन करना। तो इस प्रकार के तंत्रों और उनके अंगों के बारे में हम जान चुके हैं बच्चों, तंत्र के कार्य हम पढ़ चुके हैं। अब हम देखेंगे सूक्ष्मदर्शी का क्या कार्य है। तो हम जानते हैं बच्चों, जो जंतु और पौधों का जो शरीर होता है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इन्हीं कोशिकाओं को हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं, ठीक है, कि उनकी संरचना कैसी होती है। बच्चों हम क्रियाकलाप 1 में हम देख चुके हैं प्याज की जो झिल्ली होती है उनकी कोशिकाओं को, है ना, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जब हम उनकी झिल्ली की कोशिकाओं को देखते हैं तो इस प्रकार से इनकी संरचना दिखाई देती हैं। ये सभी संरचना एक समान है बच्चों, है ना। ये बहुत सारी कोशिकाएं हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी कोशिकाएं मिलकर ही क्या बनाते हैं, ये जो कोशिकाओं का जो समूह है यही हमारा क्या कहलाएगा, ऊतक कहलाता है ना। ये एक से अधिक कोशिकाएं हैं बच्चों, बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को ही हम क्या कहते हैं, ऊतक कहते हैं, क्योंकि कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनता है और बहुत सारे ऊतकों के समूह से मिलकर हमारा क्या बनता है, अंग बनते हैं और कई अंगों से मिलकर हमारा अंग तंत्र बनता है और अंग तंत्र हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। कई अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं, ठीक है बच्चों। हम इसे भी पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हमने क्रियाकलाप 2 में हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं बच्चों कि हम गाल की झिल्ली के ऊतक के बारे में हम पढ़े हैं। ये हमारे जो गाल की झिल्ली के ऊतक हैं हम देख सकते हैं। ये ऊतक बच्चों दिखाई दे रहे होंगे, छोटी छोटी इकाई, छोटी छोटी कई कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, है ना। ये जंतु ऊतक, ये जंतु कोशिकाएं हैं बच्चों। हम ये भी पढ़ चुके हैं कि कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिनकी संरचना एक जैसी हो, जो मिलकर एक समान कार्य करती हो, वही क्या कहलाते हैं, ऊतक कहलाते हैं। तो हम इनके बारे में पढ़ चुके हैं बच्चों। आज हम पादप ऊतक के बारे में हम देखेंगे। आपने क्रियाकलाप 1 में पादप कोशिकाओं को देखा है ना। प्याज की झिल्ली की कोशिकाओं को हम देख चुके हैं बच्चों क्रियाकलाप 1 में। आइए सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पादप ऊतक का अध्ययन करें। तो बच्चों हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जो पादप ऊतक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। क्रियाकलाप 3 बच्चों, हम क्रियाकलाप 3 के द्वारा हम समझ सकेंगे, जो ऊतक के बारे में हम अध्ययन कर सकेंगे। आवश्यक सामग्री में हम किसी भी कोमल पौधे का तना लेंगे, है ना, और सूक्ष्मदर्शी लेंगे, कवर स्लिप लेंगे, स्लाइड लेंगे, ग्लिसरीन लेंगे और लाल स्याही लेंगे, ठीक है। अब किसी भी कोमल पौधे का मुलायम तना लें, उसे चित्र 6.4 के अनुसार काट लें। कटे हुए टुकड़ों में से सबसे पतली काट को स्लाइड पर रखें। अब इन पर सेफ्रेनिन अथवा लाल स्याही की 1 बूंद डालकर 2 से 3 बूंद ग्लिसरीन डालें एवं कवर स्लिप लगाएं और सूक्ष्मदर्शी की सहायता से आपको क्या क्या दिखाई देता है। तो सूक्ष्मदर्शी द्वारा दिखाई देने वाली संरचना को दिए गए चित्र 6.4 से मिलाएं, आपको विभिन्न प्रकार के ऊतक दिखाई देंगे। पौधों में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक होते हैं। तो बच्चों हम क्या लिए थे, एक स्लाइड लिए हैं, ठीक है। उस स्लाइड में हम क्या रखें, एक कोमल पौधे का हम तना को इस प्रकार से काट लेंगे, ठीक है। और उन्हें काटने के बाद बहुत पतली जो हमारी कटी हुई तने होंगे हम उन्हें स्लाइड पर रखेंगे और उसमें हम थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल देंगे। ग्लिसरीन डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा लाल स्याही या फिर सेफ्रेनिन भी डाल सकते हैं, है ना। तो हम लाल स्याही डाल देंगे, उन्हें कवर स्लिप से अच्छे से हम क्या कर लेंगे, स्लाइड में सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम फिट कर लेंगे। और जब हम इन कोशिकाओं को देखते हैं, इन तनों को हम जब देखते हैं, ठीक है, कोमल तने की जो हम लिए हुए हैं काट, उसको देखते हैं तो हमें दिखाई देता है बच्चों
कई ऊतक दिखाई देते हैं, ठीक है। तो उन ऊतक के बारे में हम अध्ययन करेंगे, है ना, कि किस प्रकार से ऊतक हमें कितने प्रकार के ऊतक हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, जो हम तना लिए हैं, पौधों में मुख्यतः 4 प्रकार के ऊतक होते हैं, है ना। पहला है क नंबर प्रविभाज्य ऊतक। पौधों में यह ऊतक तने एवं जड़ के अग्र सिरे या छोर पर होते हैं। इनके कारण तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बच्चों, है ना, किस प्रकार से संरचना हमें जब हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखते हैं, जो हम कोमल पौधे के तने की काट लिए हैं उसको हम देख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं त्वचीय ऊतक, सबसे बाहरी आवरण को हम त्वचीय ऊतक कहते हैं। उसके जो बाहरी आवरण के जस्ट अंदर वाला भाग होता है, ये भाग, ये हम भरण ऊतक कहते हैं इसे। और ये जो इस प्रकार के आकार का गोल गोल बीज आकार का जैसा आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, यही हमारा कौन सा ऊतक है? फ्लोएम ऊतक है। और ये हमारा जाइलम ऊतक है। और ये हमारा जो अंदर वाला भाग है, ये हमारा मज्जा है, ठीक है। ये तने की काट है। अब हम देखेंगे बच्चों प्रविभाज्य ऊतक। तो ये ऊतक कैसे होते हैं? जो पौधे में यह ऊतक तने एवं जड़ दोनों के अग्र सिरे या फिर छोर पर होते हैं, है ना। इसका कारण तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है। इसी कारण से क्या होता है? तने और जड़ की लंबाई बढ़ती है, जैसे हम देख सकते हैं यहाँ डायग्राम के थ्रू। बच्चों, मान लो ये क्या है, एक तना हम लिए हैं, ठीक है। ये उनकी जड़ है और मान लो ये हमारा तना है। तो इस प्रकार से जब ये तने के जो छोर होते हैं, ये वाले भाग जो टिप वाले भाग होते हैं, टिप वाले पार्ट्स होते हैं, इसी में ये वृद्धि करने की क्षमता होती है, यही प्रविभाज्य ऊतक कहलाते हैं। और इसी प्रकार से जो हमारे जड़ होते हैं, इनके जो ये टिप वाले पार्ट्स होते हैं, है ना, जो सबसे अग्र शिरा बोल सकते हैं, इसी पार्ट्स में क्या होता है? प्रविभाज्य ऊतक पाया जाता है, जो पौधों को वृद्धि करने में सहायता करती हैं, ठीक है। यही पौधों को वृद्धि करने में सहायता करती हैं, ये टिप्स वाले पार्ट्स, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं? तने के या फिर जड़ के अग्र सिरा, ठीक है। अब हम देखेंगे त्वचीय ऊतक। ख नंबर त्वचीय ऊतक। यदि आप चित्र 6.4 में देखें, यदि आप चित्र 6.4 में देखें, आपको सबसे बाहर की सतह के रूप में त्वचीय ऊतक दिखाई देगा। यह ऊतक पौधों के प्रत्येक भाग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज सभी का बाहरी आवरण बनाता है। यह पौधे की रक्षा के अलावा श्वसन, प्रकाश संश्लेषण आदि क्रियाओं के लिए ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का लेन देन भी करता है। पौधों की जड़ों का त्वचीय ऊतक मिट्टी से पानी सोखने में सहायता होता है। तो बच्चों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं त्वचीय ऊतक, सबसे बाहरी आवरण है ये हमारा त्वचीय ऊतक। और ये क्या करते हैं? ये सबसे बाहरी सतह के रूप में त्वचीय ऊतक दिखाई दे रहा है हमें। यह ऊतक पौधों के जो प्रत्येक भाग होते हैं, जैसे कि जड़ होते हैं, तना होता है, पत्ती होता है ना, फूल होते हैं, फल होते हैं तथा बीज होते हैं, ये सभी प्रकार के बाहरी आवरण को बनाता है हमारे ये त्वचीय ऊतक, ठीक है। ये हमारा जो त्वचीय ऊतक है, सभी के बाहर का जो बाहरी आवरण होता है उन्हें बनाता है। और यह पौधों की रक्षा के अलावा और भी कौन कौन सा कार्य करता है? श्वसन का कार्य करता है, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है, जो उनके क्रियाओं में होने वाली, जैसे वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तथा जलवाष्प का लेन देन भी करता है ये त्वचीय ऊतक। और फिर पौधों की जो जड़ें होती हैं, त्वचीय ऊतक, मिट्टी से ये क्या करते हैं? पानी को एब्जॉर्ब करते हैं, सोखने में भी ये सहायता करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे सहवनीय ऊतक। ग नंबर सहवनीय ऊतक। यह ऊतक जल, खनिज लवणों तथा भोजन को पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाते हैं। आपने पिछली कक्षा में जड़ एवं तने के कार्य जानने के लिए किए गए क्रियाकलाप में देखा है कि जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी तने से होता हुआ पौधों के अन्य भागों में पहुंच जाता है।
पौधों में दो तरह के संवहनीय ऊतक होते हैं। एक प्रकार के संवहनीय ऊतक जल तथा खनिज लवणों को जल से पत्तियों तक ले जाते हैं। इन्हें जल वाहिनी यानी कि जाइलम कहते हैं। तो बच्चों क्या है यह ऊतक? कौन सा ऊतक? संवहनीय ऊतक है ना। ये कौन सा कार्य करते हैं? जो खनिज लवण होते हैं, भोजन होते हैं, इन्हें पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य ये संवहनीय ऊतक करते हैं। ठीक है, हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं बच्चों। जो जड़ होते हैं, तने होते हैं, इनका कार्य जानने के लिए कई क्रियाकलाप हमने देखा है ना, कि जड़ों के द्वारा अवशोषित पानी तने से होता हुआ पौधों के अन्य भागों में पहुंच जाता है ना। किस प्रकार से जो जड़ होती हैं उनके द्वारा पानी को अवशोषित कर लिया जाता है और तनों से होता हुआ कहाँ पहुंच जाता है? पौधों के अन्य भागों में पहुंच जाता है। तो पौधों में दो तरह के संवहनीय ऊतक होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऊतक दो तरह के होते हैं बच्चों? एक जाइलम ऊतक होता है और एक क्या होता है? फ्लोएम ऊतक होता है ना। पौधों में दो तरह के संवहनीय ऊतक होते हैं, जाइलम ऊतक और फ्लोएम ऊतक। ठीक है, आप लोग डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पर एक क्या है? फ्लोएम ऊतक है और एक हमारा जाइलम ऊतक है। तो यही संवहनीय ऊतक के दो पार्ट्स होते हैं, दो ऊतक होते हैं बच्चों। संवहनीय ऊतक के दो ऊतक हैं, जाइलम और फ्लोएम। तो इनका कार्य हम देखेंगे बच्चों। पौधों में दो तरह के संवहनीय ऊतक होते हैं। एक प्रकार के संवहनीय ऊतक जल तथा खनिज लवणों को जल से पत्तियों तक ले जाते हैं, है ना। और जो जल को खनिज लवण जल तथा जो खनिज लवण को जड़ से पत्तियों तक ले जाते हैं, इन्हें हम जाइलम ऊतक कहते हैं या फिर जल वाहिनी कहते हैं, है ना। जबकि जो दूसरे प्रकार के संवहनीय ऊतक होते हैं, पत्तियों में जो बने हुए भोजन होते हैं। हम जानते हैं बच्चों, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा, है ना, जो भोजन बनता है वो पत्तियों में ही बनता है ना। आप सभी को पता है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जो भोजन बनता है वो पत्तियों में बनता है। तो जो भोजन बना हुआ है पत्तियों में, पत्तियों से पौधों के दूसरे भागों तक पहुंचाते हैं कौन? ये जो हम रसवाहिनी कहते हैं, फ्लोएम ऊतक, है ना। इनका कार्य क्या होता है? जो पत्तियों में बना भोजन होता है उन पत्तियों से अन्य दूसरे भागों तक पहुंचाने का कार्य ये फ्लोएम ऊतक करते हैं भोजन को। ठीक है, पौधों के अन्य पार्ट्स में पहुंचाते हैं। प्रायः पौधों में जाइलम और फ्लोएम एक समूह में पाए जाते हैं। इस समूह को संवहन बंडल या फिर वॉस्कुलर बंडल कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है बच्चों? प्रायः पौधों में जाइलम और फ्लोएम एक समूह में पाए जाते हैं, है ना। एक समूह में आप लोग ऐसे डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं, एक समूह है जाइलम ऊतक, फ्लोएम ऊतक। ठीक है, तो ये क्या होता है? एक समूह में पाए जाते हैं, इसलिए हम इसे संवहन बंडल या फिर वॉस्कुलर बंडल भी कहते हैं। अब हम देखेंगे घ नंबर भरण ऊतक। ठीक है, तो चित्र 6.4 को देखने पर बाह्य त्वचा के भीतर की ओर भरण ऊतक दिखाई देता है। आप लोग देखें यहाँ पर ये क्या है? हमारा भरण ऊतक। ठीक है, ये वाला जो पार्ट से हमारा क्या है? भरण ऊतक है। हम देख लिए बच्चों। अब हम देखेंगे इसका कार्य। ठीक है, तो इसका कार्य पौधों को सहारा देना है। ठीक है, भरण ऊतक का कार्य क्या होता है? तो हम कह सकते हैं बच्चों कि जो भरण ऊतक का कार्य होता है वो पौधों को सहारा देते हैं। पत्तियों में यह प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। ठीक है, ये भरण ऊतक क्या करते हैं? जो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा जो भोजन का ये निर्माण करते हैं और कई पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण भी करते हैं। ठीक है, हम देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे पौधे होते हैं जो भोजन का संग्रहण अपने जड़ों में करते हैं। तो ये भी क्या जो भरण ऊतक है हमारा, इनका कार्य भी क्या होता है? कई पौधों की जड़ों में भोजन का संग्रहण करते हैं और इन्हें हम मज्जा भी भरण ऊतक है। और क्या कह सकते हैं? जो यहाँ पर मज्जा दिया हुआ है बच्चों, आप लोग देख सकते हैं, ये भी क्या है? भरण ऊतक है ना। जो ये वाला पार्ट्स भरण ऊतक होता है, ये वाला पार्ट, तो ये वाले पार्ट्स भी है जो मज्जा कहला रहा है, ये भी क्या है? भरण ऊतक है। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों जंतु ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। हमने पादप ऊतक के बारे में हम पढ़ चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे जंतु ऊतक। अधिकांश बहुकोशिकीय जंतुओं का शरीर 4 प्रकार के ऊतकों से बना होता है। ठीक है, जैसे का नंबर है एपिथीलियल ऊतक, फिर है हमारा सेकेंड नंबर पेशीय ऊतक,
थर्ड है हमारा संयोजी ऊतक और फोर्थ है हमारा तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तो हमारे जो जंतु ऊतक है उनमें 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं बच्चों, संयोजी ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और एपिथेलियल ऊतक। तो आज हम एपिथेलियल ऊतक के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे। किसी जीवित मेंढक को पानी से भरे बर्तन में रखें। ठीक है, हम एक जीवित जो जिंदा मेंढक होगा उन्हें हमें क्या करना है, पानी में भरे बर्तन में हमें रख देना है। ठीक है, कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद ध्यान से देखने पर आपको पानी की सतह पर पारदर्शी झिल्ली तैरती हुई दिखाई देगी, है ना। हमें कुछ समय बाद दिखाई देगा बच्चों, जब हम ध्यान से देखेंगे उन पानी को, तो उन पानी की सतह पर, सबसे ऊपरी सतह पर हम देखेंगे पारदर्शी झिल्ली, है ना, जो तैरती हुई दिखाई देगी। पता लगाएं कि यह पानी की सतह पर कहाँ से आई। तो हमें ये पता करना है बच्चों कि ये पानी की सतह पर कहाँ से आई। तो आप देखेंगे कि वास्तव में यह झिल्ली मेंढक के शरीर की बाहरी त्वचा से निकली हुई है ना। जो झिल्ली हमें दिखाई देती है पानी की सतह पर, वो कौन सा झिल्ली होता है, जो मेंढक के शरीर की बाहरी त्वचा होती है बच्चों, उससे निकली हुई होती है। यह एक प्रकार का क्या है, ऊतक है, जो शरीर की बाहरी एवं आंतरिक सतह को आवरण प्रदान करती है ना, आवरण सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक है, ये आंतरिक और बाहरी दोनों सतह को आवरण प्रदान करता है शरीर की। ठीक है, इसे एपिथेलियल ऊतक कहते हैं। यह शरीर तथा अंगों की सुरक्षा करता है। अमाशय की एपिथेलियल कोशिकाएं पाचक रस बनाती हैं। जो अमाशय है ना बच्चों, अमाशय की एपिथेलियल कोशिकाएं पाचक रस बनाती हैं तथा आंत की एपिथेलियल कोशिकाएं भोजन के पाचन एवं अवशोषण में सहायता करती हैं। हम यहाँ पर चित्र 6.5 में एपिथेलियल ऊतक को देख सकते हैं बच्चों, किस प्रकार से ये ऊतक दिखाई दे रहे हैं। बहुत सारी कोशिकाओं के समूह से बना होता है हमारा जो ऊतक, आप लोग देख सकते हैं। ये सभी एक समान दिखाई दे रहे हैं, है ना। और इनका हम देख सकते हैं कि जो अमाशय होती हैं एपिथेलियल कोशिकाएं, ये क्या बनाती हैं, पाचक रस। और जो एपिथेलियल कोशिकाएं हैं ये भोजन के पाचक एवं अवशोषण में सहायता करती हैं, है ना। ये जो भोजन का पाचन करती हैं और अवशोषण दोनों की क्रिया में ये सहायता करती हैं एपिथेलियल ऊतक। ठीक है, अब हम देखेंगे पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक के बारे में आप गाय, भैंस या घोड़े को चलते हुए ध्यान से देखे हैं। तो बच्चों हम ध्यान से देखे हैं गाय को चलते हुए, भैंस को चलते हुए। ठीक है, तो क्या होता है, तो उनके पुट्ठों और कंधों पर मार्शल रचनाएं हिलती हुई दिखाई देती है। बच्चों जब हम गाय, भैंस या घोड़े को चलते हुए ध्यान से देखते हैं तो हमें उनके पुट्ठों या फिर कंधों पर मार्शल रचनाएं हिलती हुई दिखाई देती है। ये रचनाएं पेशियां कहलाती है। ठीक है, हम पेशीय ऊतक के बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जो हमें गाय, भैंस, घोड़े में चलते हुए जो मार्शल रचनाएं दिखाई देती हैं हिलते हुए, वही क्या है, ये रचनाएं ही पेशियां कहलाती हैं। जो पेशीय ऊतक से बनी होती हैं, आप अपने शरीर के उन अंगों की सूची बनाएं जिन्हें छूकर या हिला डुलाकर आप पेशियों को महसूस कर सकते हैं। आप देखेंगे कि पेशीय ऊतक शरीर के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जिनमें गति होती है। इस ऊतक की कोशिकाएं फैल और सिकुड़ सकती हैं, जिससे हाथ, पैर तथा अन्य अंगों में गति होती है। चित्र 6.6 बनावट और कार्यों के आधार पर पेशियां 3 प्रकार की होती हैं। जैसे हम देख सकते हैं बच्चों, पहला है ऐच्छिक पेशी, दूसरा है अनैच्छिक पेशी और थर्ड है हमारा हृदय पेशी। ठीक है, यही हमारे क्या है, पेशीय ऊतक, जो कि 3 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक पेशी, अनैच्छिक पेशी और हृदय पेशी। ठीक है, तो बच्चों हम जानते हैं कि जो पेशियां होती हैं वो हमें जब हम हिलाते डुलाते हैं अपनी पेशियों को, तो हमें हम जब छू कर देखते हैं तो हमें महसूस होती कि ये हमारी पेशियां हैं। और हम जो पेशीय ऊतक होते हैं जो शरीर के उन सभी भागों में पाए जाते हैं जिनमें की गति होती है ना। जिन कोशिकाओं में फैलने और सिकुड़ने की जो
फैल सकते हैं, जो सिकुड़ सकते हैं, है ना? जैसे कि हमारा हाथ है, पैर हैं, ये सब गति करते हैं बच्चों, ठीक है? तो इन सभी में क्या पाया जाता है? पेशियाँ होती हैं, है ना? और बनावट और जो कार्य के आधार पे हम 3 पेशियाँ देख चुके हैं यहाँ पर। इन पेशियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे बच्चों। ऐच्छिक पेशियाँ, क नंबर में हम ऐच्छिक पेशियाँ देखेंगे। ये हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, है ना? जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं हम उन्हें ऐच्छिक पेशियाँ कहते हैं, जैसे कि हाथ पैर की पेशियाँ। अब हम देखेंगे ख नंबर अनैच्छिक पेशियाँ। यह हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, जैसे आहार नली और रक्त नलिकाओं की पेशियाँ। बच्चों, ये पेशियाँ जैसे कि जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, है ना? जैसे हम देख सकते हैं हमारे जो आँखों की जो पलकें होती हैं वो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं, वो झपकते ही रहती हैं, है ना? तो हम अगर उन्हें रोकना भी चाहें तो क्या होता है? नहीं रुकता है, वो अपनी इच्छा से कार्य करती हैं, वो झपकते ही रहती हैं। उसी प्रकार से आहार नली जो अपना जो क्रिया करती हैं आहार नली, ये भी अपनी इच्छा से करती हैं, हम चाहें भी तो इन्हें नहीं रोक सकते। ठीक उसी प्रकार जो रक्त नलिकाओं की पेशियाँ होती हैं, ये रक्त नलिकाओं की पेशियाँ भी अपनी इच्छा अनुसार कार्य करती हैं, है ना? अब हम देखेंगे हृदय पेशियाँ। हृदय पेशियों से बना होता है, ठीक है? यह पेशियाँ बनावट में ऐच्छिक पेशियों के समान ही होती है, किंतु इन पर हमारा इच्छा का नियंत्रण नहीं होता है, ठीक है बच्चों? जो उनमें ब्लड रेगुलेशन का कार्य होता है, ब्लड सर्कुलेशन का जो कार्य होता है, वो क्या करते हैं? पूरे शरीर में जो हृदय के से पूरे शरीर में ले जाते हैं ब्लड को और फिर उसके बाद पूरे शरीर के ब्लड को हृदय में लाते हैं और ऑक्सीजन युक्त बनाकर फिर से पूरे शरीर के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनमें भेजने का कार्य करते हैं हृदय, है ना? तो हृदय के द्वारा ये कार्य होता है, तो ये अपने इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, हमारी इच्छा का नियंत्रण इन पर नहीं होता है, ठीक है? तो आप लोग समझ चुके होंगे ऐच्छिक पेशियाँ किसे कहते हैं, अनैच्छिक पेशियाँ किसे कहते हैं और हृदय पेशियाँ किसे कहते हैं, ठीक है? ऐच्छिक पेशियाँ वे पेशियाँ जो हमारी इच्छा से कार्य करती हैं, अनैच्छिक पेशियाँ वे पेशियाँ जो हमारी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं और हृदय पेशियाँ ये तो ऐसा लगता है कि ये हमारे जो हृदय पेशियाँ हैं ये बनावट में ऐच्छिक पेशियों की तरह होता है, पर क्या होता है इनकी जो कार्य होता है इन पे हमारा नियंत्रण नहीं चलता है, ठीक है? अब हम देखेंगे क्रियाकलाप 4। क्रियाकलाप 4 में हम देखेंगे बच्चों, नीचे बैठकर अपना एक पैर मोड़ें तथा पिंडली को दोनों हाथों से कसकर पकड़ लें। अब पैर को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठाएं और पैर के पंजे को तेज़ी से ऊपर नीचे करें। 6.7 चित्र 6.7 के अनुसार हम देखेंगे बच्चों, इस प्रकार से हमें बैठना है और जो हमारे पैर हैं घुटने और एड़ी के बीच में जो पिंडली होती हैं इन्हें हमें जोर से कसकर पकड़ना है और हम देखेंगे। अब निम्न प्रश्नों के उत्तर दें। क्या आपको पिंडली की पेशियाँ हिलती हुई महसूस होती हैं? तो बच्चों जाहिर सी बात है, हम जब गति नहीं करते हैं तो जो पिंडली की जो पेशियाँ होती हैं वो गति करते हुए महसूस नहीं होती हैं, ठीक है? क्या आप पेशियों को बिना हिलाए डुलाए पैर के पंजे को ऊपर नीचे हिला सकेंगे? तो बच्चों जब हम हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं तो पैर जब बिना हिलाए डुलाए हम पैर के पंजे को ऊपर नीचे नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि जब हम गति करेंगे तो पेशियाँ क्या होंगी? हमें महसूस होंगी कि पेशियाँ हैं और जब हम गति करते हैं तो पैर क्या होता है ऊपर नीचे या फिर जो पंजे हैं हम हिला डुला सकते हैं, है ना? अंगों के हिलने और पेशियों के बीच क्या संबंध है? जब अंगों के जो हिलते हैं पेशियाँ तो इनके बीच क्या संबंध है बच्चों? कि जब ये हिलते हैं तो हमें पता चलता है कि यह पेशी है जो हमारे इच्छा से कार्य कर रही हैं। हमारी जब इच्छा होती है तो हम जब उसको हिला डुला सकते हैं, हमारी इच्छा नहीं होती है तो हम नहीं हिला डुला सकते हैं। ये ऐच्छिक पेशियाँ होती हैं, ठीक है बच्चों? अब हम पढ़ेंगे ग नंबर में संयोजी ऊतक। अब हम संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। आपके शरीर में स्थित हड्डियाँ और रक्त वास्तव में संयोजी ऊतक ही है। इसकी कोशिकाएं भिन्न भिन्न आकृति की होती हैं। जो इनकी कोशिकाएं होती हैं बच्चों वो अलग अलग आकार की होती हैं, अलग अलग आकृति की होती हैं, जो कि निश्चित आकृति देता है ना?
जो स्थिति के अनुसार अलग अलग कार्य करती हैं। यह ऊतक हमारे शरीर को निश्चित आकृति देता है और सहारा भी प्रदान करता है। कौन? संयोजी ऊतक। आप जानते हैं कि शरीर भोज्य पदार्थों आदि को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य करते हैं, है ना। हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन है बच्चों, ऑक्सीजन जो भोज्य पदार्थों आदि को पूरे शरीर में पहुंचाने का कार्य कौन करता है? रक्त करता है, ठीक है। चूँकि यह ऊतक शरीर के सभी ऊतकों को आपस में जोड़ता है, इसलिए इसे हम संयोजी ऊतक कहते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, प्लेटलेट्स, है ना। हम जानते हैं बच्चों, इसमें जो श्वेत रक्त की कणिकाएं हैं, ये वाले जो आप लोग देख सकते हैं लाल रक्त कणिकाएं, ठीक है। तो प्लेटलेट का कार्य क्या होता है? श्वेत रक्त की कणिकाओं का क्या कार्य होता है? लाल रक्त कणिकाओं का क्या कार्य होता है? आप लोग जानते हैं कि श्वेत रक्त कणिकाओं का कार्य क्या होता है? हमारे शरीर में जो छोटी मोटी जो बीमारी होती हैं, फीवर हो गया, सर्दी खांसी हो गया, तो ये सभी से लड़ने की क्षमता होती है, ठीक है। बीमारियों से लड़ने की क्षमता हमारे श्वेत रक्त कणिकाओं में पाई जाती हैं। प्लेटलेट्स जो हमारे जो भी चोट लगा होता है कहीं भी, तो उनमें थक्का जमाने का कार्य होता है। लाल रक्त कणिकाएं, यदि हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो भी हमें वीकनेस महसूस होती है। और ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन यदि कम हो गया तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, जिससे हमें कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं बच्चों। अब हम देखेंगे ख नंबर तंत्रिका ऊतक। यह ऊतक तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है। हम जानते हैं कि तंत्रिकाएं मस्तिष्क, मेरुरज्जु और संवेदी अंग मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाते हैं। ये सभी अंग तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं। ये कोशिकाएं एक दूसरे से जुड़कर धागों या तंतुओं जैसी लंबी लंबी रचनाएं बना लेती हैं। इनका जाल पूरे शरीर में फैला रहता है। इन्हीं तंतुओं के द्वारा संवेदनाओं शरीर के विभिन्न भागों तथा मस्तिष्क तक पहुंचाई जाती है। चित्र 6.9। इनके कारण हमें फूलों की खुशबू, चॉकलेट का स्वाद, मधुर संगीत तथा चोट का अनुभव होता है। बच्चों, आप लोग यहाँ पर डायग्राम के द्वारा समझ सकते हैं जो तंत्रिका तंतु होते हैं किस प्रकार से एक दूसरे से धागों के समान ये जुड़े रहते हैं, है ना। और जो ये ऊतक हैं तंत्रिका कोशिकाओं से बना होता है ये तंत्रिका ऊतक, और ये क्या करते हैं पूरे शरीर में जुड़े रहते हैं लंबी लंबी रचनाएं बनाकर तंतुओं की जैसी। और ये क्या करते हैं हमारे शरीर में जो भी संवेदनाएं हैं मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं ये, है ना। किस प्रकार से? जैसे हमें फूलों की खुशबू पता चल जाता है, चॉकलेट का जो स्वाद होता है उसके बारे में पता चल जाता है, मधुर संगीत है या फिर कैसा संगीत है, चोट का अनुभव, यदि हम त्वचा में, है ना, हमारे त्वचा को कोई स्पर्श करता है, कोई छूता है तो भी हमें पता चल जाता है, कांटा चुभता है तो तुरंत पता चल जाता है कि हमारे शरीर में कांटा चुभा है। तो हमें ये अनुभव हो जाता है। ये कैसे अनुभव हो जाता है, कैसे पता चल जाता है? तो ये जो तंतु होते हैं, है ना, जो ये क्या करते हैं, ये मेरुरज्जु मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। मस्तिष्क यानी कि जो तंत्रिका ऊतक हैं ये मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और ये तंत्रिका कोशिकाओं से बने होते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि हमें चोट लगा है या फिर कांटा चुभा है ना, या किसी भी चॉकलेट का जो स्वाद होता है। तो ये संवेदनाओं शरीर के विभिन्न भागों तक ये मस्तिष्क तक पहुंचाती है इन संवेदनाओं को तंतुओं के द्वारा, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कि किसी जीव के शरीर के संगठन में विभिन्न स्तर इस प्रकार होते हैं, जैसे कोशिका और कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाती हैं, ऊतक मिलकर अंग, अंग मिलकर अंग तंत्र और अंग तंत्र के द्वारा जीव का शरीर का निर्माण होता है। जीव जगत का संगठन में ये स्तर जीव शरीर के अंदर की व्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, इसे इन्हें संगठन का निम्न स्तर कहते हैं। जैसे
आइए अब देखें कि जीव जगत के संगठन का उच्च स्तर कैसे बनता है। 6.1.2 संगठन का उच्च स्तर। क्या आप ऐसे स्थान पर रह सकते हैं जहां न मनुष्य हो, न जीव जंतु हो, न ही कोई पेड़ पौधा? प्रत्येक सजीव अपने पर्यावरण में उपस्थित दूसरे सजीवों द्वारा निर्जीव पदार्थों पर निर्भर होता है। वास्तव में ये हमारे लिए अकेले रहना संभव नहीं है ना बच्चों। जो संगठन का उच्च स्तर होता है वहाँ क्या होता है, आप ऐसे स्थान पर रह सकते हैं जहाँ मनुष्य ना हो, तो हम नहीं रह सकते हैं ना ऐसे स्थान पर जहाँ की मनुष्य ना हो, या फिर जीव जंतु ना हो, कोई भी जानवर वगैरह ना हो, या फिर जो पेड़ पौधे होते हैं ये भी जीव के अंतर्गत आते हैं, पेड़ पौधे ना हो, या प्रत्येक सजीव और पर्यावरण में उपस्थित दूसरे सजीव और निर्जीव भी यदि ना हो, जैसे कि पानी ना हो, सूर्य ना हो, या फिर मिट्टी ना हो, तो हम निर्जीव घटक पर भी निर्भर होते हैं। तो ऐसी जगह जहाँ पर और जीव जंतु, पेड़ पौधे, निर्जीव पदार्थ ये सब नहीं होंगे, तो वास्तव में हमारे लिए अकेले रहना असंभव है ना, संभव नहीं है। हम क्रियाकलाप 5 करके देखेंगे बच्चों। क्रियाकलाप 5 में हम देखेंगे अपनी शाला या घर के आसपास किसी बगीचे अथवा खेत में भ्रमण के लिए जाएं। अब आप बगीचे अथवा खेत में किसी पेड़ के आसपास लगभग 1 मीटर लंबे और 1 मीटर चौड़े स्थान का चयन करें, मतलब चुनें। इस स्थान पर आपके द्वारा पहचाने गए पौधों और जंतुओं के नाम और उनकी संख्या को गिनकर सारणी 6.2 में भरें। यदि नाम मालूम ना हो तो उन्हें क, ख, ग नाम देकर उनकी संख्या का उल्लेख करें। तो यहाँ पर सारणी दिया हुआ है बच्चों 6.2, जिसमें कि हमें पौधों या जंतुओं का नाम लिखना है। जब हम भ्रमण करने जाएंगे खेतों में या फिर अपने घर के आसपास, तो हमें जितने भी पेड़ पौधे दिखेंगे, जितने भी जीव जंतु दिखेंगे, उनका नाम को हमें यहाँ लिखना है, और वो उनकी संख्या कि हमें कितनी संख्याओं में पेड़ पौधे दिखें और जीव जंतु दिखें, उनकी संख्या को हमें यहाँ पर लिखना है। हमें अपने आसपास विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं के छोटे छोटे अनेक समूह दिखाई देते हैं। इनमें से प्रत्येक छोटा समूह एक विशेष किस्म या जाति का होता है। प्रत्येक किस्म या जाति के जीवों की संख्या को उनकी जनसंख्या कहते हैं। पर्यावरण में विभिन्न जाति के जीव साथ साथ रहते हैं और एक समुदाय या संगठन बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर देखेंगे फर्स्ट में हमारा अपनी शाला की जनसंख्या की गणना कर लिखें। सेकेंड है अपने गांव या शहर की जनसंख्या की जानकारी प्राप्त कर लिखें। आपने पिछली कक्षा में जीवों की परस्पर निर्भरता, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल के बारे में पढ़ा है। तो बच्चों हम पिछली कक्षाओं में खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, जो किस प्रकार से एक दूसरे पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, और बहुत सारी खाद्य श्रृंखलाओं से मिलकर ही खाद्य जाल बनता है। ठीक है, हमारे पर्यावरण में जीवों के ऐसे समुदाय भी हैं जो जीवन यापन के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे आपका परिवार जिस मोहल्ले में रहता है वहाँ अन्य कई परिवार भी रहते हैं बच्चों, जो जाति, भाषा, कार्य और स्वभाव में अलग अलग होते हुए भी मिलजुल कर एक समाज या समुदाय बना लेते हैं। बगीचे या खेत में अनेक जंतु और पौधे मिलजुल कर जीवन यापन करते हैं। हम इन्हें जैव समुदाय कहते हैं। अब बताइए कि पूरी पृथ्वी पर ऐसे कितने जैव समुदाय हो सकते हैं? क्या सभी जैव समुदाय एक जैसे वातावरण में ही रहते हैं? आपको जानकर आश्चर्य होगा कि छोटे छोटे पानी से भरे गड्ढों में भी अनेक जैव समुदाय भी रहते हैं। ठीक इसी तरह समुद्रों, पहाड़ों, मरुस्थलों और जंगलों में अनेक जैव समुदाय साथ साथ रहते हैं। ये सभी उन स्थानों के पर्यावरण के निर्जीव घटकों के साथ मिलकर बड़े या छोटे पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो समुदाय है, मरुस्थलों, पहाड़ों, समुद्रों, है ना, तो ये सभी जगहों पर क्या होते हैं, सभी प्रकार के जीव पर्यावरण के निर्जीव घटक के साथ मिलकर बड़े या छोटे पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, है ना। अतः पानी युक्त छोटे गड्ढे का एक छोटा पारिस्थितिक तंत्र हो सकता है, और समुद्र का बड़ा पारिस्थितिक तंत्र। पृथ्वी पर ऐसे अनेक पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। ये सारे पारिस्थितिक तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? जीवमंडल
बनाते हैं, है ना। चित्र 6.10 में हम देखेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं आप किस प्रकार से जीवमंडल में पृथ्वी के संपूर्ण जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल के सभी जीव समुदाय अर्थात वहाँ रहने वाले सजीव और निर्जीव घटक सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहाँ डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। यहाँ पर सबसे छोटी कोशिकाएं जो ऊतक बनाते हैं, ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग मिलकर अंग तंत्र बनाते हैं और फिर जीव का निर्माण होता है, शरीर बनता है। फिर बहुत सारे जीव मिलकर जनसंख्या का बनाते हैं, जनसंख्या कहलाता है जो। और बहुत सारे जैव समुदाय हम किसे कहेंगे, जिसमें बहुत सारे जीवों का समूह हो, जैसे मनुष्य हैं, पेड़ पौधे हैं, और भी जो जानवर होते हैं, है ना। तो ये हमारे जो जैव समुदाय हैं। और भी अलग अलग, जैसे कि कहीं गड्ढे तालाबों में मछली हैं, पेड़ पौधे भी हैं, निर्जीव घटक हमारा पानी भी है। तो ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, पारिस्थितिक तंत्र बनाते हैं, है ना। जैव समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र। और फिर इसी प्रकार से हमारा जीवमंडल कौन सा कहलाएगा, जहाँ पहाड़, मरुस्थल, थल मंडल, जल मंडल, है ना, सभी प्रकार के वायुमंडल, ये सभी जीव समुदाय अर्थात वहाँ रहने वाले जो सजीव और निर्जीव घटक सम्मिलित होते हैं। यहाँ जो पहाड़ हैं, जो मिट्टी है, जो पानी है ना, जो वायु है, ये सभी क्या है, निर्जीव घटक हैं। और सजीव घटक भी यहाँ पर पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी मिलकर ये जो बनाते हैं जो समुदाय है, यही हमारा क्या कहता है, क्या है, जीवमंडल है ना। अब हम देखेंगे जीव, जाति, और जाति के बाद जनसंख्या, और जनसंख्या समुदाय का निर्माण करता है, समुदाय पारिस्थितिक तंत्र का, और पारिस्थितिक तंत्र जीवमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, हमने सीखा को आप लोग स्वयं से पढ़ सकते हैं। बच्चों ये आप लोगों का होमवर्क है, क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा पौधों में पाए जाने वाले ऊतकों के नाम एवं उनके कार्य के बारे में लिखना है। और सेकंड नंबर हमारा लिखना है संवहन बंडल क्या है, पौधों के लिए इनका क्या महत्व है। ये 2 क्वेश्चन ओनली आपको लिखना है, ये आपको नहीं बनाना है। 1 और 2 क्वेश्चन को आप लोग बनाकर मेरे नंबर पर सेंड कर देंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।